नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 की टेस्ट सीरीज को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हमारे कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, जो कि हमारा ये यूट्यूब का चैनल का जो है क्यूआर कोड है, कि हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप है उसका यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको जो है स्कैन करके जो है इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ी कोई भी संबंधित जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट, इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट इज। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या स्थिति 2025 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 1.9। तो हाल ही में जो UNFPA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट जो है, उसके अनुसार जो है भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर जो है वो 1.9 जो है वो दर्ज की गई है, जो कि रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट से जो है वो कम है। वो कितना होता है? वो 2.1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर इसमें से सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है, हाँ, इस स्टेटमेंट दी गई है कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत 131वें स्थान पर था। ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है।
अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको पब्लिश कौन करता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे जो नव्या स्कीम जो है उसके बारे में जो है यहाँ पर जो है उसके उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और उसके बारे में जो है हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से नव्या योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से जो है इस योजना को की जो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेटमेंट, तो उसका उसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य 12 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है हमारे यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य जो है वो 16 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिन्होंने कम से कम जो है 10th पास जो है वो किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है यहाँ पर डी। फोर्थ है निम्नलिखित का मिलान करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ जो है जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है उससे जुड़ी हुई हमें कुछ यहाँ पर जो है साइट्स दी गई हैं, और उनके जो है उनको किसने एक्सकेवेट किया था या उनको किसने जो है यहाँ पर खोजा था, तो उससे जो है हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम लोथल की बात करें, ठीक है, तो लोथल जो है वो SR राव ने जो है वो एक्सकेवेट किया था। इसके बाद अगर हम धोलावीरा को देखें तो वो जो है RS बिष्ट जी ने जो है यहाँ पर इसको एक्सकेवेट किया था। और यहाँ पे चन्हुदड़ो जो है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे NG मजूमदार जी जो है वो इससे संबंधित है, और मोहनजोदारो जो है वो RD बनर्जी जो है इससे संबंधित है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A3412 इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित जो है वो नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा क्या गया है, इस पर हमें जरूर से ध्यान कर लेना है, और इसको जो है बेहतर होगा कि हम इसे एनसर्कल कर ले, ताकि हमारी जो है कोई भी जो है गलती की गुंजाइश जो है वो ना रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बुक्स और ऑथर्स दिए गए हैं। तो रत्नावली जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी, तो रत्नावली जो है वो हर्षा के द्वारा लिखी गई थी, ये बिल्कुल सही है। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कीर्ता अर्जुनीय जो है वो भैरवी के द्वारा लिखी गई थी, और हर्ष चरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दशमुख चरित्र जो है द एडवेंचर ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, तो ये जो है इसको दंडेन द्वारा जो है वो लिखा गया था संस्कृत में। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव शासक के बारे में जो है यहाँ पे जो शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उनके बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन कौन से उपरोक्त कथन जो है इसमें से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें दिया गया है कि उन्होंने महाबलीपुरम शहर की जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये जो है यहाँ पर जो है ये सही दी गई है। ठीक है, तो महाबलीपुरम जो शहर है उसकी स्थापना जो है वो नरसिंह वर्मन वन ने ही जो है वो की थी। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है ह्यून सांग जो है, ठीक है, उन्हें उनके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का जो है वो दौरा किया था। ठीक है, तो ये भी जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों इसी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। तो जो नरसिंह वर्मन वन जो है उन्होंने महाबलीपुरम का जो है यहाँ पे उसकी जो है खोज की थी 7th सेंचुरी में। ठीक है, और उनको जो है यहाँ पे नरसिंह वर्मन वन जो है इनको जो है मम्मल नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7th क्वेश्चन, परवर्ती मौर्य शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, जो लेटर मॉडर्न रूलर्स थे उनको जो है हमें यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है यहाँ पे हमें उनको जो है लगाना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मॉडर्न रूलर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है दशरथ का, जो जिनका की कार्यकाल था 232 से लेके 224 BCE तक। उसके बाद हमारा नाम आता है संप्रति का, जिनका की कार्यकाल
रहा है 224 से लेके 215 BCE तक। फिर उसके बाद नाम आता है सालुसिक का, जो कि जिनका कार्यकाल है 215 से 202 BCE का। और उसके बाद जो है देववर्मन का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 202 से लेकर 195 BCE तक। ठीक है। अब देववर्मन के बाद, ठीक है, एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक और मौर्य शासक थे जिनको की नाम है शतधन्वन। ठीक है, शतधन्वन, जिनका की कार्यकाल था 195 से लेकर 187 BCE। और उसके बाद सबसे लास्ट का जो मौर्य शासक थे वो थे बृहद्रथ, जिनका की कार्यकाल रहा है 187 से लेकर 184 BCE। और इन्हीं को जो है मारकर पुष्यमित्र शुंगा जो है, उन्होंने शुंगा डायनेस्टी की जो स्थापना की थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो शुंगा डायनेस्टी उसकी नींव रखी थी। इसके बाद हम 8 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो है वो स्थित नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो महाजनपद हैं, ठीक है, तो ये इनकी टोटल संख्या जो थी वो 16 थी, और 16 में से 8 महाजनपद जो थे वो जो है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश जो है उसी में जो है वो स्थित थे। तो इसमें से अगर हम बात करें तो वज्जी जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वज्जी जो है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है उसका भाग जो नहीं थे। वज्जी जो है इसको जो है वैशाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 9th क्वेश्चन अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम अभियान जो है किसके विरुद्ध किया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, खोकर्स के विरुद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1205 1206 बी, ठीक है, तो 1205 सीई में, ठीक है, सीई में जो है यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी ने जो सबसे अपना जो अंतिम जो उनका जो एक्सपीडिशन था वो खोकर्स के ही जो है वो अगेंस्ट था। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है जो है यहाँ पे जो खोकर्स जो थे उन्होंने ही जो है इसको असैसिनेट किया था। और तो इसके बाद जो है ये जो था यहाँ पे खोकर्स के अगेंस्ट जो है मोहम्मद गोरी का जो है वो लास्ट एक्सपीडिशन था। इसके बाद अगर हम देखें तो 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। ठीक है, तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें पूछा था सही से सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही से जो है वो सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है, तो ये किससे अगर हम देखें तो ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा है कि कौन से शासक से जो इंस्क्रिप्शन जो है वो रिलेटेड थी। तो यहाँ पे जो ये पेयर है इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही से सुमेलित है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मेहरौली आयरन पिलर जो है वो चंद्रगुप्त 2 से जो है वो रिलेटेड है। तो हमारा आंसर जो है वो केवल ए जो है हमारा आंसर, क्योंकि फर्स्ट पेयर केवल जो है यहाँ पर सही दिया गया है। अब यही अगर हम जूनागढ़ शिलालेख को देखें, ठीक है, तो ये जो है ये स्कंद गुप्त से जो है यहाँ पे रिलेटेड है। मंदसौर शिलालेख की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है कुमार गुप्त 1 से जो है यहाँ पे रिलेटेड है। और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है ये जो है वो समुद्र गुप्त से जो है यहाँ पे रिलेटेड है। तो हमारे ये जो तीनों ही जो पेयर्स दिए गए हैं ये गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो है प्रलय मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये एक जो है ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज, ठीक है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, तो जिसको कि DRDO ने जो है हाल ही में जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है। तो ये यहाँ पर जो है इस जो स्टेटमेंट जो है ये सही दिया गया है, जिसकी की कैपेसिटी कितनी है वो 500 से लेकर 1000 किलो की पेलोड कैपेसिटी है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो गगनयान मिशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इट इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एकदम सही स्टेटमेंट दी गई है। सेकंड क्या है, अमेरिका इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। नहीं, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट है उसको ट्रेनिंग जो है वो रशिया द्वारा जो है वो प्रदान की जा रही है। इसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, इट एम्स टू सेंड 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर 7 डेज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर जो है ये गलत दी गई है, क्योंकि ये 7 दिन का नहीं है। ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी ड्यूरेशन है वो 7 दिन की नहीं है, बल्कि कितने दिन की है, वो 3 डेज की है। ठीक है, तो हमारे जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दोनों ही गलत दिए गए हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 13th क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में 21 जुलाई वर्ष 2025 में, ठीक है, अभी तो जो हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जयदीप धनखड़ जी, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो उसी से संबंधित जो है ये क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति से के इस्तीफे से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आर्टिकल 67 ए। 14th क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा शहरों में घरों में पानी की आपूर्ति किस सिद्धांत पर जो है वो काम करती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, वो पास्कल लॉ के जो है नियम पर जो है वो कार्य करती है। ठीक है, जो भी हमारे घर में पानी आता है शहरों में, तो वो पास्कल लॉ के नियम से ही जो है यहाँ पे वो कार्य करती है। इसके बाद अगर हम 15 क्वेश्चन देखें तो ये रीजन और असर्शन और रीजन वाला जो है वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें असर्शन में कथन में कहा गया है कि स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है सही स्टेटमेंट है। इसका कारण क्या दिया गया है, स्टील रबड़ की तुलना में विरूपण के बाद अधिक प्रभावी ढंग से अपना मूल आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये भी यहाँ पर जो है वो सही दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि जो एजर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही सत्य हैं, और जो रीजन जो है वो एजर्शन को जो है करेक्टली जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगर हम 16 क्वेश्चन देखें तो 16 क्वेश्चन पूछता है कि कथन क्या कह रहा है कि तेल जल की सतह पर फैलता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी अगर हम पानी में तेल को डालेंगे तो वो उस पर तैरने लगता है। ठीक है, तो ये एकदम जो है यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, अगर हम कारण की बात करें, तेल जल से हल्के होते हैं, तेल जल से हल्का होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि ये लेस डेंस होता है। ठीक है, लेस डेंस होता है, और साथ में ही जो है इनका जो सरफेस टेंशन की जो डिफरेंस है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर ऑयल जो है वो पानी की सतह पर जो है वो तैरता है। ठीक है, तो ऑयल का जो है सरफेस टेंशन जो है वो वाटर की सरफेस टेंशन से कम होता है, इस कारण से ऑयल जो है वो पानी की सतह पर जो है वो तैरता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ए और आर दोनों ही सही है, परंतु रीजन जो है हमारे असर्शन की सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें से जो है हमें क्या बता रहा है। तो हीरे का चमकना जो है वो हीरे का जो इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसका जो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग जो होता है वो स्कैटरिंग के द्वारा, सॉरी, हाँ, सही है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा जो है वो होता है। आकाश का नीला रंग जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा होता है, और साफ रात में तारे टिमटिमाते हुए जो प्रतीत होते हैं, ये जो है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, तो हमें जो तारे जो टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखते हैं। इसके बाद हम 18th क्वेश्चन को देखेंगे। कोलाचल के युद्ध के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं।
तो सबसे पहले अगर हम कथन देखें तो यह किसी भारतीय राज्य द्वारा किसी यूरोपीय शक्ति की पहली बड़ी हार थी। तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है इसने भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व को जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है जो बैटल ऑफ कोलाचल जो था, तो ये 1741 में किसके बीच लड़ा गया था? ये जो है जो त्रावणकोर के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, ठीक है, मार्तंड वर्मा, और जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके बीच में जो है ये यहाँ पर जो है युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है डच ईस्ट इंडियन कंपनी का जो है यहाँ पे प्रभुत्व जो है वो खत्म हो गया था। तो यह ऐसा जो है पहला जो है ये पहला ऐसा जो है हम कह सकते हैं कि पहला ऐसा युद्ध था जिसमें कि भारतीय राज्य द्वारा जो है किसी यूरोपीय शक्ति की यूरोपीय शक्ति की पहली बड़ी हार थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही दिया गया है। 19th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो है मराठास के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मराठास के कई सारे जो है यहाँ पे ग्रुप्स थे, सब ग्रुप्स थे, और वो कौन से जगह पे जो है राज्य कर रहे थे उससे जो है हमें यहाँ पे जो है इसको मिलान करना है। तो अगर हम होलकर की बात करें तो होलकर जो है वो बड़ौदा में जो है वहाँ पर जो है इनकी सीट जो है हम कह सकते हैं कि थी। वहीं अगर हम सिंधिया की देखें तो वो ग्वालियर से रिलेटेड है, भोसले जो है वो पुणे से रिलेटेड है, और गायकवाड़ जो है वो इंदौर से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 and 2, डी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन में जो है हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा जो कि हमने कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में सुना था। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, और उसमें से यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें जो है सही स्टेटमेंट को जो है वहाँ पे चुनना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा कुल रक्त आयतन का लगभग 55% जो है वो बनाता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो प्लाज्मा शरीर के तापमान को जो है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जो है वो सही दिया गया है। प्लाज्मा पोषक तत्व, हार्मोन, एंजाइम, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और उपापचयी अपशिष्टों को पूरे शरीर में जो है पहुंचाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दी गई है। 21वें क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पर वो पूछा है कि 23rd विधि आयोग, ठीक है, जो 23rd लॉ कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन को जो है किसे नियुक्त जो है वो किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। 22nd क्वेश्चन, भारत सरकार ने खसरा रुबेला जो उन्मूलन लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है हमें विचार करना है, और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला अगर हम स्टेटमेंट यहाँ पर देखें तो वो क्या पूछता है, वो कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2026 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो रखा है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मिजल रुबेला टीका के 2 खुराक जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसमें 2 खुराकें दी जाती हैं मिजल्स रुबेला वैक्सीन की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसमें 2 डोजेस दी जाती है मिजल्स रुबेला वैक्सीन की, और ये सभी को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें जो बच्चे जो होते हैं 9 से 12 महीने के, उनको जो है पहली खुराक दी जाती है, और उसके बाद जब वो 16 से 24 महीने के होते हैं उनको तब जो है सेकेंड डोज इसकी जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे 23rd क्वेश्चन, और क्वेश्चन है भारत का 6ठा इस्पात शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, मुंबई में जो है हाल ही में जो है अप्रैल में इसको जो है यहाँ पर आयोजन इसका किया गया था। 24th क्वेश्चन, बारबाडोस कार्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है इसमें से सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो बारबाडोस प्रोग्राम जो है इसे वर्ष 1994 में जो है वो अपनाया गया था
एक्सक्यूज मी, इसे 1994 में जो है अपनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है ये लघु द्वीप विकासशील राज्यों के सतत विकास से जो है वो संबंधित है। ये भी जो है स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो अगर हम बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करें तो इसको जो है यहाँ पे ब्रिजटाउन बारबाडोस में जो है 1994 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। और यहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड्स जो हैं, ठीक है, उनके जो यूनिक वल्नरेबिलिटीज हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको जो है एड्रेस करने के लिए इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें जो है क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से जो आइलैंड नेशंस हैं उनके जो सी लेवल जो राइज हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी का संज्ञान लेते हुए जो है बारबाडोस जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसको अडॉप्ट किया गया था। 25th क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धांतों पर जो है हमें विचार करना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से जो है जैन धर्म के संदर्भ में जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो जैन धर्म इसमें बोलता है कि कर्म के सिद्धांत को स्वीकृत करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है ये यहाँ पर जो है वो सही दी गई है। ये आत्मा की उपस्थिति का खंडन करता है, तो ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो उन्होंने जो है प्रेजेंस ऑफ सोल को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने माना था कि जितने भी जो लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, जो भी जीवित प्राणी है उनमें जो है वहां पे सोल होती है, ठीक है। तो इसी कारण से जो जैन्स होते हैं वो जो है प्याज लहसुन वगैरह भी जो है वो नहीं खाते, क्योंकि उनका मानना है कि सब में जो है एक सोल होती है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। देवताओं के अस्तित्व का खंडन करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पे गलत है। उन्होंने देवताओं के अस्तित्व का खंडन नहीं किया था, उन्होंने माना था कि देवता तो हैं लेकिन वो जो है यहाँ के जो जैन के जो एनलाइटेंड टीचर्स जो होते हैं उनसे उनको जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट माना था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 26 क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसके युद्ध परिणाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मराठों और निजाम ने मैसूर क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर जो है कब्जा कर लिया था, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर सही स्टेटमेंट दिया गया है। वुडिया राजवंश को मैसूर की गद्दी पर पुनः बिठाया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान जो थे, ठीक है, वो उनको जो है यहाँ पे जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वुडिया डायनेस्टी को जो है रिस्टोर किया था अंडर सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो इसे ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। और इसी के बाद जो है यहाँ पे पूरे जो ब्रिटिशर्स थे उनके साउथ इंडिया में जो है उनका प्रभुत्व जो है उसको जो है वहाँ पे कायम किया गया था, ठीक है। इसके बाद मराठास और निज़ाम जो है उनको कुछ मैसूर की टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है वो दे दी गई थी। और इसी के साथ अगर हम देखें तो फ्रेंच जो जिन्होंने जो है मैसूर की मदद की थी इस पूरे युद्ध में, तो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस जो था वो साउथ इंडिया में जो है वो कम्प्लीटली जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसमें हमें जो है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी के अधिकार जो है सुरक्षित कर लिए थे, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको बंगाल की दीवानी के अधिकार जो है वो बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था उसके बाद जो है वो दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है।
इसके बाद अगर हम 28 क्वेश्चन को देखें तो साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन की अगर हम बात करें तो इसने सिंध को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश से अलग करने का जो है वो यहाँ पर सुझाव दिया था। तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि सिंध को जो है यहाँ पे मुंबई प्रांत से जो है यहाँ पे अलग करने की बात जो है यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है यहाँ बॉम्बे का जो प्रांत था तो उससे अलग करना था सिंध को, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसने बर्मा को भारत से अलग करने की वकालत की थी, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट ही जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे जो है साइमन कमीशन की बात करें तो इसने भारत में जो है फरवरी 1928 में जो है वो प्रवेश किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित कुछ घटनाएं दी गई हैं और उन्हें जो है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है यहाँ पे अरेंज करना है। साइमन कमीशन का आगमन, बारदोली सत्याग्रह, चिटगांव शस्त्रागार छापा और नेहरू रिपोर्ट। तो अगर हम अराइवल ऑफ साइमन कमीशन की बात करें तो जैसे कि हमने बात की फरवरी 1928 में जो है इनका अराइवल हुआ था। बारडोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो 12 जून 1928 में जो है ये हुआ था, तो ये इसके बाद हुआ था। इसके बाद अगर हम चिट्टागोंग आर्मरी रेड देखें तो ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था और नेहरू रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1928 में आई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 3। ठीक है, 1, 2, 4 एंड 3 किस में दिया गया है, वो सी में दिया गया है, तो हमारा सी जो है यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30th क्वेश्चन। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इसको किया गया था। तो यहाँ पर जो 1938 का आईएनसी का जो सेशन था, ठीक है, हरिपुरा सेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है वो की जा रही थी, तभी जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी को जो है सेटअप किया गया था, जिसके कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ही जो है वो प्लानिंग कमेटी को जो है सेटअप किया गया था वर्ष 1938 में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि यहाँ पे दो हमें जो है लिस्ट दी गई हैं और उसको जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम युगांतर की बात करें तो युगांतर से रिलेटेड कौन है यहाँ पे, तो इसमें जो है वो है बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो अगर हम पेरिस इंडिया सोसाइटी देखें तो उससे रिलेटेड है मैडम कामा। भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है इससे रिलेटेड है तारक नाथ दास, जिन्होंने की कैलिफोर्निया में जो है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो है वो स्थापना की थी। इसी के बाद अगर हम इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात करें तो ये जो है इससे रिलेटेड श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने जो है इसको जो है इसकी स्थापना की थी वर्ष 1905 में इंग्लैंड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी और 4 का बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 32nd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से युगम जो है वो यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो जेराल्ड ओंगियर जो है वो फाउंडर ऑफ द सिटी बॉम्बे है, ये बिल्कुल सही है। जॉब चॉर्नक जो है उन्होंने कोलकाता की जो है स्थापना की थी, तो ये यहाँ पर जो है गलत पेयर दिया गया है। फ्रांसिस डे जो है इन्होंने मद्रास की जो है स्थापना की थी, तो ये पेयर भी यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट पेयर जो है यहाँ पर सही दिया गया है। सो नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन और यहाँ पे भी जो है हमें दो लिस्ट को जो है यहाँ पे मैच करना है। तो एक का मूवमेंट या फिर एक का आंदोलन जो है ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह जो है वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। संताल विद्रोह जो है ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था और नील विद्रोह जो है वो लॉर्ड कैनी के कार्यकाल में हुआ था। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 3, 4, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है दालें हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। सेकंड क्या है, दालों के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा खरीफ मौसम में आता है। ठीक है, तो दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो राबी सीजन में होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है,
क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो पल्सेस जो होते हैं वो राबी और खरीफ दोनों ही मौसम में जो है वो उगाए जाते हैं, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जो है वो राबी से ही आता है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अरहर और मूंग मुख्य रूप से खरीफ मौसम में उगाए जाते हैं। तो अरहर और मूंग जो है ये राबी क्रॉप्स हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। यहाँ पे बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है। तो अगर हम बात करें तो ये राबी सीजन में जो है करीब 70% का पल्सेस की जो है यहाँ पे प्रोडक्शन जो है होता है। और और उसमें भी जो है राबी में जो ग्राम जो होता है, ठीक है, ग्राम जो चना जो उगाया जाता है उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राबी सीजन में सबसे ज्यादा जो है ये पल्सेस का जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम 35th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हैंसन रोग या फिर कुष्ठ रोग के बारे में जो है दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। हैंसन रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, मतलब कि कुष्ठ रोग जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये बिल्कुल सही है, जो कि बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण जो है वो होता है। सेकंड क्या है, जॉर्डन विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया पहला देश था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और वर्ष 2024 में, सितंबर 2024 में जॉर्डन ऐसा पहला देश बना था जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उसको लेप्रेसी फ्री जो है घोषित किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। 36 क्वेश्चन, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है जो क्या बहुत ही ज्यादा चर्चित है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम यहाँ पे देखना है, और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से कथन जो है वो सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य 2025 और 2027 के बीच 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस योजना की घोषणा सबसे पहले 2025-26 के बजट में की गई थी, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि इसकी घोषणा सबसे पहले जो है 2024 और 25 के जो है बजट में की गई थी। यह योजना विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित है, नहीं कि जो योजना है ये केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक जो है वो सीमित नहीं है। इसमें जो है कई सारे जो है सेक्टर्स जो है, मल्टीपल सेक्टर्स जो है इसको उसमें कवर किए जा रहे हैं, जहां पर की जो है और जो अन्य सेक्टर है वहाँ पे 2 इयर्स तक जो है इस स्कीम का जो है लाभ दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इसका 4 साल तक जो है वो लाभ पहुंचाया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 37 क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा विलमिंगटन घोषणा पत्र जो है निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वाड से संबंधित है। ठीक है, तो क्वाड में जो है यहाँ पर जो है जो उनकी जो बैठक हुई थी उसमें जो है उन्होंने जो है विलमिंगटन डिक्लेरेशन की बात कही थी, जो कि जो हमारा इंडियन ओशियन जो है, इंडो पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी और जो है मैरीटाइम इनिशिएटिव और उसकी ट्रेनिंग की बात वहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में जो है उसकी बात कही गई थी। इसके बाद हम 38 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों पर हमें विचार करना है और हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के देखें तो कृष्णदेवराय तुलु वंश के थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कृष्णदेवराय विजयनगर के पहला राजा थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो भारत में बाबर के आक्रमण के दौरान कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 39 क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं, उनको जो है इवेंट्स हैं उनको हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैटल ऑफ तलीकोटा की, तो ये कब हुआ था, ये 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करें तो ये है 1576 का। फिर बैटल ऑफ बेलग्राम की बात करें तो ये है 1540 का। और बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो है 1556 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 3, 4, 1 and 2। इसके बाद हम देखेंगे 40th क्वेश्चन, और 40th क्वेश्चन पूछ रहा है उस स्थान का मूल नाम जिसका नाम बाद में औरंगजेब ने औरंगाबाद जो है वो रखा था। तो इसका आंसर है सी, खिड़की। ठीक है, तो खिड़की का नाम ही जो है औरंगजेब ने बाद में बदलकर औरंगाबाद जो है वो कर दिया था। 41st क्वेश्चन देखें तो दिल्ली के किस सुल्तान को भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगर हम देखें 42nd क्वेश्चन,
तो 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहा है, कह रहा है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की थी। तो ये यहाँ पर गलत है। तो ये आ, जो कह सकते हैं कि जो स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान जो है अर्जुन देव को जो है यहाँ पे अकबर ने की थी। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। सॉरी, तो हमारा 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में जो है वो सही से सुमेलित है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अलई दरवाजा, अलई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, तो वो खिलजी डायनेस्टी से संबंधित है। तो ये हमारा पेयर जो है वो गलत हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो हौस खास जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो कि तुगलक डायनेस्टी के थे। तो ये भी हमारा गलत है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और उसने इसका निर्माण कराया था। तो और वो जो है वो गुलाम वंश से जो है वो संबंधित थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 44th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है। तो सबसे पहले क्या है, वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर जो है वो आक्रमण किया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है, सैन्य सुधार के एक भाग के रूप में दाग और हुलिया की व्यवस्था जो है वो शुरू की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट ही जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 45th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में से एक बनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। A1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है फॉर्मली जो है क्विट इंडिया को रेजोल्यूशन जो है प्रपोज किया था और इसको जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो है सेकेंड किया था। वो 8 अगस्त में जो 1942 में जो मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उसमें। इसके बाद है जो है यहाँ पे सेकंड जो है ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 46 क्वेश्चन, हाल ही में इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है होगा 46 का सी, विजय किरण आनंद। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 47 क्वेश्चन है और 47 क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत की समान रैंकिंग जो है किस देश की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत और एक और देश की रैंकिंग जो है वो जो है 131st दी गई थी। तो वो कौन सा देश है, वो देश है यहाँ पर ए, बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश को भी जो है बांग्लादेश और इंडिया की जो रैंकिंग है वो जो है यहाँ पे 2025 में जो है वो समान थी। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में नदी वाली डॉल्फिन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पश्चिम बंगाल में गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या जो है वो दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो है गलत है। सबसे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश से जो है रिकॉर्ड की गई है, उसके बाद जो है वो बिहार से रिकॉर्ड की गई है और तीसरे नंबर पे जो है वो वेस्ट बंगाल से जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है 2397 डॉल्फिन है वो पाई गई थी, रिकॉर्ड की गई थी। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो है 2220 जो है डॉल्फिन की संख्या जो है उसको रिकॉर्ड की गई थी और वेस्ट बंगाल से जो है 815 डॉल्फिन की संख्या जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है भारत में केवल 3 सिंधु नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2। तो आंसर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट इज 49 क्वेश्चन, यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है हमें विचार करना है और हमें बताना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पहला कि यूनेस्को मानव और जीव मंडल कार्यक्रम जो है 1997 में जो है वो शुरू किया गया था। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 1971 में की गई थी।
वर्तमान में भारत के में 18 स्थलों को यूनेस्को मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त है। ये भी यहाँ पर जो है गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर हम भारत की बायोस्फीयर साइट्स की बात करें तो उसकी कुल संख्या जो है वो 18 है, और जिसमें से 12 साइट्स जो है उन्हीं को केवल जो है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर में जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसका आंसर, अगर यहाँ पे 12 दिया होता तो ये जो है स्टेटमेंट सही होती। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट इज 50th क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है मुद्रा योजना 2018 में जो है वो शुरू की गई थी। तो यहाँ पर जो है ये जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि मुद्रा योजना जो है उसको हाल ही में जो है उसने 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये जो योजना है उसने 2015 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इस उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत सबसे अधिक ऋण जो है वितरण सबसे अधिक ऋण वितरण जो है वो दर्ज किया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है तमिलनाडु राज्य, वहां से सबसे ज्यादा जो है इसमें अधिक ऋण जो है वितरण जो है वो दर्ज हुआ है। सेकेंड नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे जो है कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बिहार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व अस्थमा दिवस अगर हम बात करें तो वो 6 मई को होता है। विश्व एड्स दिवस जो है वो दिसंबर 1 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहीं पे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की अगर हम बात करें तो इसको जो है वो 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 52nd क्वेश्चन। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो इसको मई 12 2020 को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और वहीं अगर हम स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो जुलाई 15 2015 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसने भी हाल ही में जो है 10 वर्ष जो है वो पूरे किए हैं। समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो ये मई 24 2018 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। और स्टार्टअप इंडिया जो है जनवरी 16 2016 को लॉन्च किया गया था। तो हमारा इस हिसाब से आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी 2 4 3 एंड 1। 53rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए हैं, उसमें से हमें अपने आंसर को जो है चुनाव करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडल रॉकेट लॉन्च, तो अग्नि जी जो हाल ही में जो कई सारी जो है यहाँ पे इंसिडेंसेस हुए हैं, तो उससे जो है यहाँ पे उसको जो है हमें मैच करना है। तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है इसरो द्वारा जो है मॉडल रॉकेट लॉन्च कहाँ किया गया है? वो कुशीनगर में किया गया है, बिल्कुल सही है। सुहेलदेव स्मारक की स्थापना जो है बहराइच में की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। आयुष विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में नहीं, इसको जो है गोरखपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो युग्म है वो सुमेलित है। तो हमारा आंसर यहाँ पर है ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 54th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं? तो यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन फ्लड की बात करें, ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगर हम नील क्रांति की बात करें तो नील क्रांति जो है ये 7th पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसको शुरू किया गया था। हरित क्रांति जो है ये 3rd 5 ईयर प्लान के दौरान जो है उसको शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। 55th क्वेश्चन को देखें तो सारप, ठीक है, सारप जो कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो ये अभी जो है रिसेंटली जो है यहाँ पे न्यूज में थी, और ये स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट इज 56 क्वेश्चन। पारिस्थितिक नीचे के नीश के बारे में, ठीक है, तो ये जो है ये नीश के बारे में बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल नीश के बारे में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीश शब्द जो है जोसेफ टिनेल द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था।
तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है एक ही आवाज में कोई दो प्रजातियां एक ही नेशन जो है नहीं रख सकती, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। 57 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी प्रजाति के भीतर एक जनसंख्या या उप समूह जो विशिष्ट स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होता है उसे जो है हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इको टाइप। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है 58 क्वेश्चन। ओके, तो 58 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है 10% लॉ के कारण जो है ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा ही होगा। नेक्स्ट इज जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, मतलब कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके बारे में बात की गई है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम पे उसका जो पिरामिड बायोमास जो है वो अपराइट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है वो हमेशा जो है ये इन्वर्टेड होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, ठीक है, जो नीचे की अगर यहाँ पे श्रृंखला में अगर देखें तो यहाँ पे जो है फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जिनका की बायोमास जो है वो बड़ी मछलियों के तुलना में जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी जो है गलत दी गई है, क्योंकि ट्री इकोसिस्टम में जो सॉरी ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। पिरामिड ऑफ जो नंबर है इन्वर्टेड, सॉरी फिर से इसको कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन अ ट्री इकोसिस्टम। तो अगर हम एक ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। ये एकदम जो है वो सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिरामिड तो जो ट्री इकोसिस्टम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा ट्री जो होता है ये कई सारे हर्बीवोर्स और पैरासाइट्स इंसेक्ट्स को जो है वो होस्ट करता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर जो है इसका इन्वर्टेड होता है। इसके बाद हम 59 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बाल्टिक संतरी मिशन के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो हमें विचार करना, हमें देखने हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही है। 59 की अगर हम बात करें तो इसे नाटो द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। जनवरी 2025 में जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है ये 90 दिनों तक के एक अस्थायी मिशन है। ठीक है, तो ये भी इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये केवल 90 डेज का ही मिशन था और ये एक टेम्पररी मिशन था, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी जो है हम क्या परमानेंट मिशन नहीं है, ये एक टेम्पररी मिशन है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य बाल्टिक सागर में महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वहाँ पे जो है समुद्र के नीचे जो कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन केबल्स होते हैं, एनर्जी लाइंस होती हैं, ठीक है, बाल्टिक सी में, तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए नाटो द्वारा जो है यहाँ पर बाल्टिक सेंट्री मिशन जो है उसको चलाया गया था 90 दिन के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 68 क्वेश्चन। भारत इंटरपोल द्वारा वो किसके द्वारा जो है वो विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सीबीआई के द्वारा जो है इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो भारत पोर्टल जो है ये इसको वो डेवलप और मेंटेन कौन कर रहा है? वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इसी ये जो पोर्टल है, ये जितनी भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उस वो जो है इस पोर्टल के थ्रू जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर सकेंगे, जिससे कि जो है इंटरनेशनल क्राइम्स को जो है यहाँ पे जो है कम करने में जो है वो मदद मिलेगी। या फिर जो इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं, लोग जो यहाँ के जो क्राइम करके लोग बाहर चले जाते हैं उनको वापस से इंडिया में लाने के उनके ट्रायल करने में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम 61st क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पे डैम्स दिए गए हैं और वो कौन सी नदी के ऊपर जो है बनाए गए हैं उससे जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम टेहरी डैम की बात करें तो ये जो है भागीरथी नदी पर जो है बनाया गया है। इंदिरा सागर डैम की अगर हम बात करें तो वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। पौंग बांध जो है वो
ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है और उकाई बांध जो है वो तापी नदी के ऊपर जो है वो बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 1, 4, 2 एंड 3। इसके बाद हम 62nd क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम SDG 1 देखें, ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है नो पावर्टी से। SDG 4 की अगर हम बात करें तो वो जो है वो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। SDG 10 की अगर हम बात करें तो वो रिलेटेड है कि इनइक्वालिटीज जो है, असमानताओं को जो है उसमें जो है कमी लाने की बात कहता है। और SDG 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात जो है वो करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D 2, 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट है 63rd क्वेश्चन। भोजपुरी चौताल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये हिंदुस्तानी संगीत में 12 तालों वाला एक चक्र होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। ये पखावज परंपरा से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी, ब्राजील में। ठीक है, इसके बाद हम 65th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो हाल ही में जो WHO है उसके द्वारा 3/35 पहल जो है वो शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। काशी घोषणा पत्र का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को नशा मुक्त समाज बनाना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो WHO का जो 3/35 इनिशिएटिव है, ये जो है ये कंट्रीज जो है, बहुत सारी कंट्रीज जो है उनको प्रोत्साहित करता है कि जो टोबैको, ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं, जिसका नाम इसी पर रखा गया, टोबैको, अल्कोहल और इसी के साथ साथ जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं, इन सबके प्राइसेस को 50% तक बढ़ाने के लिए कहा गया है बाय ईयर 2035। इसीलिए इसका जो है नाम 3/35 जो है वो रखा गया है। इसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो काशी डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है जितने भी जो हमारे यूथ है उनको जो है नशा मुक्ति की जो आदत है उससे जो है उसको हटाने की उनसे की पहल जो है वो की जा रही है, तो जिससे कि हमारी सोसाइटी जो है वो ड्रग फ्री बन सके। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई हैं। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। तो अगर हम बात करें तो मिलेनियम बांध, ठीक है, मिलेनियम बांध जो है वो ब्लू नील नदी पर बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। मोटुआ जल विद्युत परियोजना जो है ये यारलुंग सांगपो नदी पे बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो पेयर है ये गलत दिया गया है। दोरजिलोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो कुरीचू नदी पर जो है बनाई जा रही है, तो ये पेयर भी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, मिलेनियम बांध की अगर हम बात करें तो अभी हम लोग ने न्यूज में भी जो है यहाँ पे एक बांध को देखा था, ग्रैंड इथोपियन रिनासा डैम। ठीक है, तो ये उसी का नाम जो है वो मिलेनियम डैम भी है। तो ये उसी के बारे में दिया है जो कि जो ब्लू नील नदी है उसी पर जो है वो बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 67 क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लिस्ट है जिसको कि हमें मैच करना है। ये कुछ थ्योरीज दी गई हैं और वो किसने जो है उसके जो है हम कह सकते हैं कि प्रतिपादक कौन थे, तो उससे जो हमें मैच करना है। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी को देखें तो वो जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है वो दी थी। और इसी के बाद अगर हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट थ्योरी को देखें, ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है वो फ्रेड हॉयल द्वारा जो है वो दी गई थी। वहीं नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो है वो थॉमस चैम्बरलेन द्वारा दी गई थी। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 3, 4, 2 एंड 1। 68 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित भूवैज्ञानिक काल को व्यवस्थित कीजिए जो भारत में द्रविड़ शैल प्रणाली को सही कालानुक्रमिक क्रम प्राचीन से नवीन तक इस प्रकार से जो है वो दर्शाया गया है। तो 68 का आंसर हो जाएगा हमारा एक। पहले सबसे पहले कैम्ब्रियन युग था, फिर सिल्यूरियन युग था, फिर डोवेनियन युग था और फिर कार्बोनिफेरस युग जो था वो हमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। 69 क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो करेवा का निर्माण जो है प्लिस्टोसीन झीलों के सूखने से हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। पाम्पोर जो भारत का जो शहर है उसको सैफरन सिटी ऑफ इंडिया कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। करेवा की मिट्टी केसर, अखरोट, बादाम और सेब की खेती के लिए उपयोगी है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। केसर की खेती जो है वसंत ऋतु में की जाती है, यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि केसर की जो खेती जो है ये ऑटम सीजन में जो है वो किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 70th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काराकोरम पर्वतमाला का हिमनद जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर हिस्पर ग्लेशियर जो है ये काराकोरम रेंज का ही है, ये बिल्कुल यहाँ पर जो है ये सही दिया गया है। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें बाराशिंगरी ग्लेशियर, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है ये पीर पांजाल रेंज का है, ठीक है। तो बाराशिंगरी ग्लेशियर जो है ये लाहौल स्पीति रीजन में जो है वो स्थित है और ये पीर पांजाल रीजन का जो है ये सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है। तो हमारा आंसर इसमें जो है बी हो जाएगा। बियाफो और बाल्टोरो ग्लेशियर भी जो है वो काराकोरम पर्वतमाला का ही हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं 71st क्वेश्चन और उसमें कहा जा रहा है कि सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर जो है उनके सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले है सतलुज, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब और फिर झेलम। 72nd क्वेश्चन की बात करें तो जब छोटी धाराएं मुख्य धारा के समकोण पर मिलती हैं तब उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो राइट एंगल पे जो है यहाँ पे मुख्य धारा से जो है वो मिलती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सी ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो जब भी जो है शॉर्ट स्ट्रीम्स जो है वो मेन स्ट्रीम से राइट एंगल पे मिलती हैं तो हम उसे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम 73rd क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है वो सही से सुमेलित हैं। तो यहाँ पर कुछ लेख दिए गए हैं और वो कौन से इस राज्य में स्थित हैं उससे हमें जो है यहाँ पर उसको मैच करना है। तो हैफलॉन्ग लेक जो है ये असम में स्थित है। नागार्जुन सागर लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ पर जो है स्थित है। तो ये यहाँ पर जो है पेयर जो है वो गलत दिया गया है। कांचली लेक जो है ये पंजाब में स्थित है और कुचामन लेक जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। 74th क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित तत्वों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पे पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो लाल मिट्टी ऐसे रीजन में पाई जाती है जहाँ पे की वर्षा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। और सेकेंड स्टेटमेंट है लाल मिट्टी में पोटाश और फॉस्फोरस की जो है वो कमी होती है। तो ये यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि ये जो लाल मिट्टी जो है उसमें पोटाश जो है वो भरपूर मात्रा में होती है। लाल मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ह्यूमस और फास्फोरस की जो है वो कमी होती है। तो पोटाश में लेकिन ये जो है लाल मिट्टी जो है वो रिच होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो है केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। 75th क्वेश्चन की बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ये हवा की दिशा और गति को प्रभावित करता है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत है क्योंकि ये जो है जो कोरियोलिस बल जो है वो केवल डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, स्पीड को जो है अफेक्ट जो है वो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है ये ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी क्योंकि केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है पर सही है। तो जो कोरियोलिस बल जो होता है वो इक्वेटर पे जो है वो 0 होता है। 76 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सूची दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे कुछ कोलफील्ड्स दी गए हैं और वो कौन से राज्य में स्थित है उससे हमें जो है मैच करना है। अगर हम गिरिडीह कोलफील्ड की बात करें तो ये जो है ये झारखंड में स्थित है। ईब वैली जो है, ठीक है, ईब वैली जो है वो ओडिशा में स्थित है। सुहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 1 into D इज द राइट आंसर।
77 क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में किस प्रकार का हाइड्रोजन जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में जो है कौन सा हाइड्रोजन जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा सी, व्हाइट हाइड्रोजन। सफेद हाइड्रोजन जो है ये नेचुरली अकर होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है ये जो है इसको हम लोग को जो है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जो है बनाते हैं। यही अगर हम नीला हाइड्रोजन की बात करें तो नीला और जो ग्रे हाइड्रोजन होता है तो इसको जो है हम नेचुरल गैस की मदद से जो है स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस से जो है इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। वहीं अगर हम पिंक हाइड्रोजन की बात करें तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो नेचुरली अकर है वो है व्हाइट हाइड्रोजन। इसके बाद अगर हम 78 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से इसमें से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यमन जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ आजकल न्यूज में है, तो इसलिए उसके बारे में जो है क्वेश्चन दिया गया है। यमन एक स्थलरुद्ध देश है, तो यमन एक स्थलरुद्ध देश नहीं है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसके ये जो है ये अपने बॉर्डर जो है इसके सॉरी हम कह सकते हैं कि येमेन जो है इसकी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन भी है, और ये जो है अपना बॉर्डर जो है रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी के साथ जो है वो बनाता है, तो जिसके कारण जो है यमन एक लैंडलॉक कंट्री जो है वो नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है सना इज द कैपिटल ऑफ यमन, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। 79 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो लेब्राडोर करंट जो है वो हमारी जो है ठंडी ओशियन करंट है। कैनरी की अगर हम बात करें तो ये भी जो है कोल्ड ओशियन करंट है। ठीक है, कुरोशियो और अगुल्हास जो है ये दोनों ही जो है ये वार्म ओशियन करंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसलिए यहाँ पे हमारा डी इज द राइट आंसर। 80th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें मैच करना है। कुछ ट्राइब्स हैं, वो कौन से रीजन में जो है वो पाए जाते हैं उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम राज्य की बात करें तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तोड़ा जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, मोपला जो है वो केरला में पाए जाते हैं, मोरियास जो है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पोर्टुगीज ने 1508 में जो है यहाँ पर इंडिया में जो है टोबैको को जो है सबसे पहले प्लांट किया था। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। और इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की देखें तो वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 31st में, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा और आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ सॉरी डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के टोबैको के प्रोड्यूसर की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है, और उसके बाद जो है वो इंडिया ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 82nd क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार कीजिए, और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है 1993 में स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है भाषाई अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। तो अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें तो इसे 17 मई 1993 1993 को जो है सेटअप किया गया था, और यहाँ पर जो है 1993 के जो नोटिफिकेशन था इसमें जो है मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियन को जो है यहाँ पे उस टाइम पे जो है इसको नोटिफाई किया गया था एज माइनॉरिटीज, और लेटर 2014 में जो है इस लिस्ट में जो है जैन्स को भी जो है वो जोड़ा गया था। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अंतर्गत जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी।
83rd क्वेश्चन की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है निम्नलिखित में से कहाँ किस स्थान पर जो है वो किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, आनंद, गुजरात में। 84th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में आकांक्षी विकास खंड योजना के वार्षिक डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक जो है सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला है? तो इसका आंसर है सी, जालौन। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है यहाँ पे जालौन ने किया है। उसके बाद जो है रामपुरा ब्लॉक जो कि जालौन का ही है, उसने किया है। उसके बाद जो है देवकली है जो कि गाजीपुर में है। ठीक है, तो गाजीपुर में है तो इसकी रैंक जो है यहाँ पे 3rd है। विष्णुपुरा जो है ये यहाँ पे इसकी रैंकिंग 4th है, और ये जो है ये कुशीनगर में जो है ये स्थित है। और 5th नंबर पे जो है मरियान है जो कि मिर्जापुर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे 85th क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन वृद्धि को प्रभावित करता है और कोशिका विभाजन में जो है वो मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का इसका हो जाएगा 85th का साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ में और सेल डिवीजन में जो है वो मदद करता है। अगर यही हम बात करें एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड की, तो ये जो है प्लांट की ग्रोथ को जो है वो रोकता है। ठीक है, तो ये जो है ये इनहिबिटर्स हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। 86 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े ताम्र अयस्क भंडार वाले राज्य के क्रम को जो है सही ढंग से दर्शाता है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कॉपर वो जो है इंडिया में जो है का भंडार जो है वो राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है और उसके बाद झारखंड में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 87 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 लिस्ट दी गई है जिसमें कि हमें देखना है कि कौन से मतलब इसको हमें ठीक से जो है मैच करना है। तो युगांडा से जो है इक्वेटर पास होती है। अल्जीरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, अल्जीरिया से जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और नामीबिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 3, 1 एंड 2। 88 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 88 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्रों, ठीक है, जो है कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1974 में पंजाब में हुई थी। तो यहाँ पे 1974 में तो हुई थी, लेकिन पंजाब में नहीं, इसकी स्थापना सबसे पहले जो है वो पुडुचेरी में हुई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है इसकी स्थापना MS स्वामीनाथन समिति के सिफारिशों पर की गई थी। तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एक डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की कमेटी जो है वो बनाई गई थी, उन्हीं के सिफारिशों पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र की जो है स्थापना की गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 89 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जो 2024 में हुई थी वो किन 2 देशों के बीच में जो है आयोजित एक द्विपक्षीय सेवा अभ्यास है? तो इसका आंसर होगा हमारा ए, भारत और अमेरिका के बीच में। 90th क्वेश्चन, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना, और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह एक ताप विद्युत संयंत्र का उप उत्पाद है। ठीक है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट, ये बिल्कुल सही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसका मेजर कंपोनेंट जो है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड स्टेटमेंट गलत दी गई है। और थर्ड स्टेटमेंट है फ्लाई ऐश इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम इसको जो फ्लाई ऐश का है, अगर हम प्रॉपरली इसको यूज करते हैं तो ये सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतर करने में, ठीक है, बेटर करने में जो है मदद करता है। इससे सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो और ज्यादा इंप्रूव होती है। 91st क्वेश्चन को अगर हम देखें तो विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में अगर हमें यहाँ पे जो है उसमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इस रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, तो इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को जो है मान्यता दी थी, ये बिल्कुल सही है। इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था, ये भी बिल्कुल सही है कि वायसराय जो है इमरजेंसी के दौरान जो है ऑर्डिनेंसेस को जो है इशू कर सकते हैं। इसने विधि आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, तो विधि आयोग की स्थापना जो है 1834 में हुई थी, जो
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, उसके अंतर्गत जो है विधि आयोग की जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। और डी है, इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर है सी, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। 92nd क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया था। तो यहाँ पर जो है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट्स को जो है यहाँ पर चुना गया था। तो वो कौन कौन से थे? वो थे वीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93rd क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में विधि की उचित प्रक्रिया को मान्यता दी थी? ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में जो है मान्यता दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज किया था। तो इस केस के अंतर्गत जो है, जो आर्टिकल 21 जो है उसको और ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड किया गया था। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें तो उसमें जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की स्पिरिट भी जो है निहित होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अगर हम देखें तो रूल ऑफ लॉ जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइडियल ऑफ जस्टिस जो है वो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फीचर को बोरो किया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमने कहाँ से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रेम्बल में जो है उसको हमने जो है वो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो डी जो पेयर है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, संविधान के उद्देश्य, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट से के उपयुक्त में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मतलब कि जो प्रियम्बल है उसके जो है यहाँ पे घटक हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये तीनों ही जो है हमारे प्रियम्बल के जो है वो घटक हैं। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो ये हमारे जो है 4 कंपोनेंट्स या फिर 4 इंग्रेडिएंट्स की जो है वो बात करता है। सबसे पहले जो है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है। फिर हमारे जो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स है उसके बारे में बात करता है, और साथ ही साथ ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, और इसके बाद जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से डेट को एडॉप्ट किया था, ठीक है, तो उसको भी जो है यहाँ पर उसको दिखाता है प्रियम्बल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 96 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है, कौन से पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच हैं? तो अगर हम 101st अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके लिए जो है 101st अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम 102nd संशोधन अधिनियम की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि क्योंकि 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो था इससे जो है एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इसको जो है यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये वो 102nd जो अमेंडमेंट एक्ट है वो जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जो है वो संबंधित है, तो ये यहाँ पे पेयर जो है वो गलत हो जाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो 103वां, ठीक है, मतलब कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो है रिलेटेड है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये वाला पेयर भी जो है वो गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, केवल फर्स्ट जो पेयर है यहाँ पे सही दिया गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर है ए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो है 97th, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो कौन से जो स्पेशल प्रोविजन है, किस स्टेट के स्पेशल प्रोविजन से जो है यहाँ पर रिलेटेड है, उससे हमें यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम आर्टिकल 31A देखें तो वो जो है वो नागालैंड से संबंधित है। आर्टिकल 371B जो है ये असम से रिलेटेड है। आर्टिकल 371C जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है, और आर्टिकल 371 जो है वो डी जो है वो तेलंगाना से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए,
314 एंड 2। 98 क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या कहता है, कथन कहता है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये केवल जो है लोकसभा में ही जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम कारण की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ए तो यहाँ पर गलत दिया गया है, असत्य है, लेकिन आर जो है रीजन जो है वो सत्य दिया गया है। इसके बाद अगर हम 99 क्वेश्चन देखें तो भारत के महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेटमेंट है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि इसका जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इनका कोई भी कार्यकाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फिक्स नहीं किया गया है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दी गई है। वो जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद सेकंड अगर स्टेटमेंट देखें, वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। 100th क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है यहाँ पर हमारे जो पार्लियामेंट जो है वो किसी भी एक 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट जो है उसका गठन कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 101st क्वेश्चन, और जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। ठीक है, यहाँ पे देखो करेक्टली मैच यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल 39 जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से रिलेटेड है, तो यह यहाँ पे गलत है, क्योंकि आर्टिकल 39A जो है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से जो है वो रिलेटेड है। अगर हम आर्टिकल 40 की बात करें तो वो विलेज पंचायत से जो है रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। यही अगर हम 43A देखें तो 43 या जो सहकारी समितियां जो है वो आर्टिकल जो है 43B से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारा ये एच भी जो है यहाँ पे पेयर गलत दिया गया है। और अनुच्छेद 50 जो है ये हमारे जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बढ़ावे को देने के सॉरी आर्टिकल 51 जो है वो हमारा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये जो पेयर है ये भी गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। 102nd क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 जो है लिस्ट दी गई हैं, तो यहाँ पे कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दी गई है, जिसको कि हमें उसके आर्टिकल से जो है यहाँ पे उसको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल को देखें तो इसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 76 से रिलेटेड है। एडवोकेट जनरल जो है वो आर्टिकल 165 से रिलेटेड है। हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स जो है वो आर्टिकल 214 से रिलेटेड है, और हाई कोर्ट फॉर यूटीज जो है वो आर्टिकल 241 से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा DA3B4C1 और D2। 103rd क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का जो है वो चुनाव करता है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है यहाँ पे जो है इसका में इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। केवल 1 और 2 जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 104th क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 31C देखें, ठीक है, तो आर्टिकल 31C जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 43B, ठीक है, वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, जो कि हमने अभी बात की थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 33, 38A जो है वो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सारे ही पेयर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 105th क्वेश्चन। ठीक है, 105th अगर हम देखें तो मैगेलन मिशन, ठीक है, मैगेलन मिशन की अगर हम बात करें तो ये वीनस से रिलेटेड है। ठीक है, वीनस ग्रह से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पर पेयर गलत है। मरीना 3 मिशन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है नासा का पहला मिशन जो मार्स पर था उससे रिलेटेड है। ठीक है, मरीना 3 मिशन, तो ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। कैसिनी मिशन जो है ये शनि सैटर्न से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। केवल 3rd पेयर जो है यहाँ पर सही दिया गया है।
निम्नलिखित को जो है हमें यहाँ पे मिलान करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस होती है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन जो है वो फ्रियॉन गैस होती है, डाइयूट्रियम जो है वो हैवी हाइड्रोजन होता है और कार्बोमाइड जो है वो यूरिया में होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए 3 4 2 एंड 1। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है 107th क्वेश्चन, और वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, कई सिक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स, वाटर रेगुलेशन इन द बॉडी, फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड, इनमें से कौन कौन से कार्य जो है हमारा ह्यूमन किडनी जो है वो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 एंड 3, तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। 108 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो रेबीज जो है ठीक है जो कि कुत्ते के या फिर जो है कई सारे जो है जंगली जानवरों के काटने से होता है, उसके बारे में जो है हमें यहाँ पे जो है कई सारे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और इसमें से हमें जो है यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो रेबीज जो है ये जो है एक वायरल डिसीज है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है प्रभावित करता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। अब बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विश्व रेबीज दिवस जो है हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चमगादड़, लोमड़ी और सियार जैसे जंगली जानवर से भी जो है रेबीज फैलता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 109th क्वेश्चन को देखें तो हाशिमोटो रोग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये थायराइड ग्लैंड से जो है वो संबंधित है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 110th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर जो है द ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है सही दिया गया है। द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटेड द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 111th का, निम्नलिखित में से किन का उपयोग खाद्य संरक्षण में जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए जो है नमक का भी उपयोग किया जाता है, चीनी का भी उपयोग किया जाता है, एयरटाइट पैकेजिंग के भी उपयोग किया जाता है, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी जो है वो यूज किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 112th क्वेश्चन, मांसपेशी ऊतक में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज जो है वो कौन सा है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन मसल टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम हमारे जो है मसल टिश्यू में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम एंटायर बॉडी की बात करें तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है बायोटिन। ठीक है, इसके बाद 114 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हाल ही में समाचारों में रही कोक बोरोक भाषा को किस राज्य में राज्य भाषा में से एक रूप में जो है मान्यता जो है वो दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका त्रिपुरा जो है यहाँ पे सही आंसर है। कोक बोरोक जो है साहित्य परिषद जो है उन्होंने कोक बोरोक लैंग्वेज जो है उसको 8th शेड्यूल जो हमारे संविधान का है उसमें इंक्लूड करने के लिए जो है यहाँ पे बात अपनी डिमांड जो है वो रखी गई है, और ये जो है त्रिपुरा की एक स्टेट लैंग्वेज के रूप में जो है इसको चिन्हित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 115 क्वेश्चन, 16th जो है एशियाटिक लायन सेंसस जो हुआ था उसके बारे में जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसको कि हमें कंसिडर करना है, और हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो है द सेंसस वाज रिलीज बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो है इसको जो है जारी किया गया था। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो मोर देन 44% ऑफ द लैंड पॉपुलेशन रिसाइड्स आउटसाइड ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। 2020 में शेरों की आबादी में 32% की वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 116 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, तो वो किस स्टेट में स्थित है उससे हमें मैच करना है। तो अगर हम तल्ले वैली सेंचुरी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गुजरात में स्थित है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बिहार में है, और कलेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हरियाणा में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 एंड 3, तो ए इज द राइट आंसर। इसके
तो नेक्स्ट हम देखेंगे 117 क्वेश्चन, और क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखें तो इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है दुर्लभ मृदा खनिज जो रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है मिनरल्स जो है उसका जो है यहाँ पर भंडार जो है पाया जाता है। इसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर जो है जो इंडिया के जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो मोनाजाइट रेत में जो है पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जो है बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो मोनाजाइट सैंड जो है, ठीक है, इसमें जो है भारत में जो है यहाँ पे थोरियम भी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। 118 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है और हमें जो देखना है कि यहाँ पे कौन से युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। तो यहाँ पर जो है खनिज दिए गए हैं जो कि, और वो खनिज या फिर एलिमेंट्स है जो कि किस एरिया में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं कि उनसे पेयर से रिलेटेड है। तो अगर हम डायमंड को देखें तो ये बांदा और मिर्जापुर दोनों ही जगह जो है ये पाया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये पेयर जो है बिल्कुल सही दिया गया है। अगर यूरेनियम को देखें तो वो ललितपुर में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चूना पत्थर जो है, लाइमस्टोन जो है, ये यहाँ पर हमें जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में जो है यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पेयर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। बलुआ पत्थर जिसको कि हम सैंडस्टोन भी कहते हैं, इसको मिर्जापुर में पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पेयर सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 119 क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा पेयर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। यहीं अगर हम इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है कानपुर में। शीलाधर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है यहाँ पे मेरठ में जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। 120 क्वेश्चन को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखने के कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है चोलिया डांस और जो है चौरसिया डांस के बारे में जो है बात की गई है। तो अगर हम चोलिया डांस की बात करें तो चोलिया जो है नृत्य राजपूतों द्वारा तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। चौरसिया जौनपुर का एक नृत्य रूप है जो कहार समुदाय द्वारा जो है किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 121 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गोंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और ये मेनली जो है कौन से एरिया में पाया जाता है, ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है और इसके जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पे गोंड प्रजाति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जाती है। इसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें, द गोंड्स ट्राइब सेलिब्रेट द बजहर फेस्टिवल, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि बजहर फेस्टिवल जो है वो थारू ट्राइब्स द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 122 क्वेश्चन, बेतवा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है, तो ये यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है क्योंकि बेतवा नदी जो है वो केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से ही जो है वो बहती है, तो राजस्थान से ही नहीं बहती है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत दिया गया है। सेकेंड, चेदी साम्राज्य की राजधानी सुप्तमती इसके तट पर जो है स्थित थी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है यह बांदा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में मिलती है, ठीक है, तो ये यमुना नदी में नहीं, तो ये जो है बांदा में नहीं, ये हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर के पास जो है ये यमुना नदी में मिलती है। तो हमारा ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 123 क्वेश्चन को देखेंगे, किसी क्षेत्र को जनगणना शहरी बस्ती घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज अ सेंसस अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 5000 से ज्यादा की होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये भी बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी जो है ये 400 होनी चाहिए अर्बन सेंसस अर्बन सेटलमेंट को घोषित करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी।
नेक्स्ट हम देखेंगे 124th क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो 124th अगर हम आंसर देखें तो वो हो जाएगा बी। तो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, ठीक, तो ये कितनी है 50.8 मिलियन पीपल। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 44.5 मिलियन, और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो 34.9 मिलियन। इसके बाद हम देखेंगे 125th क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्यों में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भारत में जो है फोर्थ लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो नहीं है। सबसे पहले ही अगर हम बात करें तो वो है बिहार की, उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट बंगाल की, और उसके बाद है केरला की, और उसके बाद है यूपी की। ठीक है, तो फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो फोर्थ हाईएस्ट डेंसिटी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर 16.51 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश 7.7%, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही दिया गया है। 126 क्वेश्चन, कपास के बारे में निम्नलिखित तुम्हें में विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कपास एक रबी फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कपास जो है या फिर हम कॉटन जो है ये एक रबी नहीं, ये एक खरीफ फसल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे यही गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, भारत दुनिया में कपास का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे सही है। पहला कौन सा है, पहला है चाइना और सेकंड पे आता है इंडिया। ठीक है, तो और अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी 4 किस्में जो है वो उगाता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2, और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है डी। इसके बाद हम देखेंगे 127th क्वेश्चन, और वो पूछता है कि फाइट विश्व कप 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है 127 का बी, गोवा में। ठीक है, तो ये जो है फाइड विश्व कप जो है ये चेस से रिलेटेड है, और इसे जो है गोवा में जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हम 128 क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जो है क्रॉप्स डिसीज दिए गए हैं, और वो कौन से क्रॉप से रिलेटेड है उससे जो हमें यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम रेड रॉट की बात करें तो रेड रॉट जो है वो शुगर केन में होता है। पाउडरी माइल्ड्यू जो है ये पल्सेस में होता है। लूज स्मट जो है ये वीट की एक बीमारी है, और ब्लैक आर्म जो है वो कॉटन में पाया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 3, 4, 2 एंड 1। 129 क्वेश्चन को देखेंगे, द सी क्योर प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सी क्योर प्रोजेक्ट जो है ये जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करने से जो है ये यहाँ पे संबंधित है। तो ये जो प्रोजेक्ट सी क्योर जो है ये यूके गवर्नमेंट का जो है ये एक पहल है, जिसमें कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सी वाटर से जो है एक्सट्रैक्ट करने का वो एक तकनीक लेकर के आए हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो लड़ा जा सके। इसके बाद हम देखेंगे 138 क्वेश्चन, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जो कि PVTGS के नाम से जाती है, उनके बारे में जो हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन कौन से जो कथन यहाँ पर जो है वो सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओडिशा में सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक जो है PVTGs जो है वो पाई जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है कि भारत में कुल 75 PVTGs की पहचान की गई है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो अगर हम PVTGs की बात करें तो ओडिशा में जो है 13 PVTGs की जो है वो पहचान की गई है, जो कि सबसे जो है अधिक PVTGs जो है भारतीय राज्यों में जो है वो दर्ज करता है। इसके बाद हम 131st क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, राज्यसभा में सीटों की जो है यहाँ पे संख्या दी गई है। तो कर्नाटक में राज्यसभा की अगर हम सीट देखें तो वो होती है 12, बिहार की जो है सीट्स हैं वो 16, तमिलनाडु की 18 और महाराष्ट्र की जो है वो 19 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 132nd क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना, हमें देखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है कौन कौन से ट्रीज जो है वो कॉमनली हमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सैंडलवुड,
ठीक है। सैंडलवुड और जो शहतूत या फिर मलबरी जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है वो पाए जाते हैं। और महागनी और रबर जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4, सी इज द राइट आंसर। 133 क्वेश्चन को देखकर हम देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही से दिए गए हैं। तो एनजीटी के बारे में है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज फाउंडेड इन 2011, ये गलत है। 2010 में इसको जो है वो जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को जो एनजीटी है उसको मामलों का निपटारा उनके दायर होने के 3 महीने के भीतर जो है वो करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है ये भी गलत दिया गया है, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट जो है 3 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ्स जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर जो है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। 134 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द अराकन योमा माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सैडल पीक द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन द मिडिल अंडमान, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो है सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये नॉर्थ अंडमान में जो है वो स्थित है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 135 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नाइपर नदी के बारे में जो है यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो द नाइपर या फिर इसको निप्रो नदी भी कहते हैं, ये चौथी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। इसका उद्गम जो है रूस के वल्दाई पहाड़ियों से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो नाइपर नदी पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो नाइपर या फिर निप्रो नदी जो है ये रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों कंट्री से होकर गुजरती है, और ये यूरोप की जो है चौथी सबसे बड़ी नदी है। 136 क्वेश्चन, हाँ 136 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ प्लेयर्स दिए गए हैं और वो किस खेल से संबंधित है उससे हमें जो है यहाँ पर मैच करना है। प्रदीप नारवाल जो है वो कबड्डी से जो है संबंधित है। अनाहत सिंह जो है वो स्क्वैश से रिलेटेड हैं। अर्जुन एरिगैसी जो है ये जो है चेस से संबंधित है, और पीयूष चावला जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 2, 4, 1 एंड 3। 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है यहाँ पे जो है व्यवस्थित करना है। तो तो इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊपर हमारी जो आएगी थर्ड पलकोंडा पहाड़ियाँ, उसके बाद है नलामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद आती है जवादी पहाड़ियाँ, और फिर आती है पलानी पहाड़ियाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 3, 4, 1 एंड 2। इसके बाद हम 138 क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2016। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है यहाँ पे 2015 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, COP21 पेरिस में। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। केवल सेकंड स्टेटमेंट ही जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो अगर हम बात करें इंडिया की विंड पावर कैपेसिटी में, तो वो पूरे विश्व में जो है चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पर जो है वो चाइना है, सेकंड पे जो है वो यूएसए है, और थर्ड पे जो है वो जर्मनी है, और फोर्थ पे फिर इंडिया का नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे 139 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 सूची दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वीट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो अगर हम ठीक है, तो वीट का अगर हम सबसे बड़ा उत्पादक देश देखें तो वो कौन सा है, वो है चाइना। ठीक है, मेज का कौन सा है, मेज का है यूएसए। बार्ले का है
रशिया और राइस का है इंडिया। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से आंसर यहाँ पे हो जाता है C 4 1 3 एंड 2। इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम वीट के जो लार्जेस्ट अगर 3 प्रोड्यूसर देखें तो चाइना के बाद आता है इंडिया के बाद आता है रशिया। ठीक है, यहीं अगर हम मेज़ की बात करें तो इसमें जो है यूएसए के बाद जो है वो चाइना है और उसके बाद जो है वो ब्राज़ील है। यहीं अगर हम बार्ले की बात करें तो बार्ले में रशिया के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो फ्रांस का नंबर आता है। राइस में अगर हम बात करें तो इंडिया के बाद चाइना और चाइना के बाद जो है वो बांग्लादेश जो है वो नंबर पे आता है। इसके बाद हम देखेंगे 140th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज लोकेटेड आउटसाइड जो है वो कैलकाटा। कैलकाटा के बाहर जो है इनमें से कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोकेटेड थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी जो है 1864 में सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी जो है इस्टेब्लिश किया था और इसको इस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ में। ठीक है, इसके बाद हम 141st क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ लोकल इवेंट्स दी गई हैं और कौन से प्लेस से रिलेटेड है उससे जो है हमें यहाँ पर जो है इसको मैच करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो काराबुरान जो है ये जो है ये कजाकिस्तान की लोकल विंड है। यही विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लोकल विंड है। ऑस्ट्रू जो है ये रोमानिया की लोकल विंड है और नॉर्टे जो है जो ये मेक्सिको की लोकल विंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 एंड 3। ठीक है, तो 2 1 4 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा डी जो है ये ठीक आंसर है। इसके बाद हम जो है 142nd क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में समाचारों में देखा गया रामर कुथू। ठीक है, कुथू इज अ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में ये न्यूज में था, तो ये जो है ये इरूला ट्राइब से जो है वो रिलेटेड है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। 143rd क्वेश्चन को देखें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हमारा है ए, शशि प्रकाश गोयल को जो है उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 144th क्वेश्चन और वो पूछ रहा है कि भारत के के पहले ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट वॉज लॉन्च इन जयपुर राजस्थान। ये बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर सही स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पहली बार भारत में जो है आर्टिफिशियल रेन कराई गई है रामगढ़ डैम के पास जयपुर में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रोजेक्ट यूज सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टू एनकरेज रेनफॉल इन द रीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है क्योंकि इसके लिए जो है कॉमन सॉल्ट का जो है वो यूज किया गया था, मतलब कि सोडियम क्लोराइड का जो है वो यूज किया गया था। ठीक है, तो आंसर तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम 145th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट या फिर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन इंडिया इन 2024-25। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है क्योंकि जो 2024-25 में सबसे ज्यादा जो है मिलेट्स जो है वो राजस्थान ने जो है वो प्रोड्यूस किया था। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो भारत दुनिया के में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादन में 50% से अधिक का जो है वो योगदान देता है। तो यहाँ पर जो है ये गलत है दिया गया है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा मिलेट प्रोड्यूसर देश तो है, लेकिन इसकी जो यहाँ पे जो योगदान है वो कुल 38% का है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही दिया गया है। सॉरी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। 146 क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राइस ऐप जो है वो किससे संबंधित है। तो राइस ऐप जो है ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों में जो है नियमित टीकाकरण जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद 147 क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं
हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित हैं, उससे हमें जो है इसे मैच करना है। तो अगर हम यूनेप का देखें तो वो कहाँ पे स्थित है, वो है नायरोबी में स्थित। ठीक है, वहीं अगर हम नाटो का देखें तो वो जो है वो ब्रुसेल्स में है। WHO का अगर हम देखें तो वो जिनेवा में है, और फाओ का अगर हम देखें, ठीक है, तो वो रोम में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस हिसाब से जो है वो बी है, 3, 2, 1 एंड 4। नेक्स्ट हम देखेंगे 148 क्वेश्चन, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 में जो हुई थी वो निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, वो टाइगर के संरक्षण से जो है वो संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है, इसको 2010 में डिक्लेयर किया गया था, और इसमें कहा गया था कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उनके नेचुरल टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए लेकर के आए थे कि उनके नेचुरल हैबिटेट में जो है उनको कंजर्व करना है, और 2022 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन को दुगना करने का इसका उद्देश्य जो है वो रखा गया था, टारगेट जो है वो रखा गया था। 149 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर देयर बॉर्डर विद लेक विक्टोरिया। तो यहाँ पर अगर हम 149 को देखें तो यहाँ पर जो है युगांडा करता है, कीनिया करता है और तंजानिया करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो लेक विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो वो 3 कंट्रीज के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केन्या जो है इससे ईस्ट में बॉर्डर, तो इसके ये तो लेक विक्टोरिया के ईस्ट में जो है इससे बॉर्डर बनाती है। युगांडा जो है लेक विक्टोरिया के नॉर्थ में स्थित है, और तांजानिया जो है ये लेक विक्टोरिया के साउथ में स्थित है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। 158th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का, हाल ही में समाचारों में रहा घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये जो है ये कानपुर नगर में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, तो वो ये हमने यहाँ पे ये पेपर जो है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद हम अगले पेपर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।